हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ वल्लभ फिजिक्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस एक बड़ा टॉपिक है, तो इसीलिए हम इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला जो पार्ट होगा उसमें हम बात करेंगे रेसिस्टेंस इन सीरीज के बारे में, और जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम बात करेंगे रेसिस्टेंस इन पैरेलल के बारे में। तो अगर आपको रेसिस्टेंस इन सीरीज का बस एक्सप्रेशन देखना है, उसके बारे में डिटेल आपको नहीं चाहिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन पे जाकर डायरेक्टली उस एक्सप्रेशन को देख लीजिए। उस एक्सप्रेशन के पार्ट से देखना शुरू कीजिए वीडियो को। लेकिन आप चाहते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के अंदर रेसिस्टेंस इन सीरीज को मैं एकदम अच्छी तरह से समझ लूँ, तो फिर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिए अच्छी तरह से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस वीडियो को। बट इससे पहले मैं आपके सामने एक रिक्वेस्ट रखना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट ये है कि आप बुक और पेन निकाल कर इस वीडियो लेक्चर को देखिए, जिससे होगा क्या, आप साथ ही साथ नोट्स भी बनाते जाएंगे, अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाते जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको हमसे नोट्स चाहिए तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम का आईडी है हलवा फिजिक्स, या फिर आप हमसे टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम के सर्च में आपको बस ये लिखना है हलवा फिजिक्स, वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिलेगा। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके मैसेज करिए कि मुझे इस चैप्टर का नोट्स चाहिए, आपको वो नोट्स मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप राइट इनटू द टॉपिक। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस तो हम पढ़ते रहेंगे, बट इससे पहले हम जरा अच्छे से उसे समझ लेते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, सो पहले आपको जरा सा रेसिस्टेंस को रिकॉल करना होगा। क्या होता है रेसिस्टेंस? जब भी किसी सर्किट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, या फिर आप बोल सकते हैं करंट को, अपोजिशन फील हो, प्रॉब्लम फील हो या रुकावट फील हो, तो उस रुकावट को, उस प्रॉब्लम को, उस अपोजिशन को, उस हिंड्रेंस को हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो आपके सामने ये एक सर्किट दिख रहा है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि सर्किट के अंदर करंट को सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस या फिर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पर फेस करनी होगी? क्या इस सर्किट के अंदर, यानी कि इस वायर के अंदर फ्लो होने में, या फिर इस बल्ब के अंदर से फ्लो होकर जाने में? करंट को सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस कहाँ पर मिलेगा? वायर में या बल्ब में? सोचो। बहुत अच्छा, आपने सही सोचा है। रेसिस्टेंस सबसे ज़्यादा इस बल्ब के अंदर होगा। ओके, यानी कि बल्ब ज़्यादा रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा करंट को। क्लियर रहेगा? मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि बल्ब के अंदर रेसिस्टेंस ज़्यादा है एज कंपेयर टू वायर। यही नहीं, बल्कि आप अगर किसी भी और भी डिवाइसेस को लगा देंगे किसी भी सर्किट के अंदर, तो जो डिवाइस होगा वो ज़्यादा ही रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा हमेशा एज कंपेयर टू वायर। मतलब जो डिवाइसेस हम कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट के अंदर, वो डिवाइसेस भी क्या करती हैं? करंट को रेसिस्टेंस देती है, यानी कि करंट को रुकावट देती है, यानी कि करंट को हिंड्रेंस देती है। चलो, ये बात तो हमें समझ में आ गया। बट आपको पता है, ऐसे भी कुछ डिवाइसेस होते हैं जिनका काम ही होता है सर्किट के अंदर रेसिस्टेंस प्रोवाइड करना, जिनका काम ही होता है सर्किट के अंदर हिंड्रेंस पैदा करना, और उन डिवाइसेस को हम बोलते हैं रसिस्टर। क्या बोलते हैं हम उन्हें? रसिस्टर कहते हैं। क्या आप रसिस्टर को देखना चाहते हैं कि रियलिटी में ये रसिस्टर कैसे दिखते हैं? सो दिस इज रसिस्टर। आपने इसे देखा होगा आईसी के ऊपर, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर। अगर आपको नहीं पता इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, तो आप अपने घर के टीवी रिमोट को तोड़ दीजिए। सॉरी, मजाक कर रहा था, सच में मत तोड़ना। बट आप अगर ना अपने टीवी रिमोट को खोल कर देखेंगे तो उसके अंदर आपको ग्रीन कलर का प्लेट दिखेगा, रेक्टेंगुलर। उस प्लेट के ऊपर ना बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें से एक कंपोनेंट ये भी होता है। ठीक है, ये देखिए किसी एक इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर ये कंपोनेंट फिट है। ठीक है, इस कंपोनेंट को हम कहते हैं रसिस्टर। क्या कहते हैं हम? रसिस्टर। ये रसिस्टर का काम होता है रेसिस्टेंस प्रोवाइड करना किसी भी सर्किट के अंदर। फिलहाल ये जहाँ पर कनेक्ट है वहाँ पर भी वही काम कर रहा है, ये रेसिस्टेंस ही प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप ये दूसरा फोटो देख सकते हैं इसका, इसमें भी, इसको भी क्या कहते हैं हम? रसिस्टर ही कहते हैं। याद रखना, हर रेसिस्टर की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती है रेसिस्टेंस प्रोवाइड करने की। किसी की वैल्यू हो सकती है 10 ओम का रेसिस्टेंस देना, किसी की वैल्यू हो सकती है 20 ओम का रेसिस्टेंस देना, किसी रेसिस्टर की वैल्यू होती है 30 ओम का रेसिस्टेंस देना, एंड सो ऑन। ये सारी वैल्यूज हमें कैसे पता चलते हैं?
तो ये सारे वैल्यूज हमें पता चलते हैं इन रजिस्टर के ऊपर जो कलर है ना उस कलर से। आप देख सकते हैं हर रजिस्टर के ऊपर कुछ कलर कोड्स होते हैं, ठीक है। ये ब्लू है, ये स्काई ब्लू है, ये रेड है, ये गोल्डन है, ठीक है। इस कलर कोड के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि कोई भी रजिस्टर के अंदर कितनी वैल्यूज होती है। नाउ इस चीज़ को आप सीख सकते हैं 11th स्टैंडर्ड में। फिलहाल आपके सिलेबस में ये चीज़ नहीं है, अगर होती तो मैं आपको ज़रूर इस वीडियो बताता, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं उस चीज़ को तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर ढूंढिए उस वीडियो को, आपको वो वीडियो भी मिलेगी। और अगर नहीं मिल रही है तो हम फ्यूचर में ज़रूर उसे अपलोड करेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में। इसका मतलब होता है कि किसी भी सर्किट के अंदर जो रेसिस्टेंस होता है आप उस रेसिस्टेंस को किस तरह से कंबाइन कर सकते हो। कुछ इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, एक के बाद एक रेसिस्टेंस को आपने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर इस बल्ब के अंदर भी रेसिस्टेंस है, इस बल्ब के अंदर भी रेसिस्टेंस है, इस बल्ब के अंदर भी रेसिस्टेंस है। तो आपने रेसिस्टेंस को एक के बाद एक कनेक्ट किया सीक्वेंस में। ऐसे टाइप का जो अरेंजमेंट होता है ना रेसिस्टेंस का, इस टाइप के अरेंजमेंट्स को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस इन सीरीज। क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस इन सीरीज, रेसिस्टेंस इन सीरीज। और यही होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का फर्स्ट टाइप, दैट इज रेसिस्टेंस इन सीरीज। नाउ आप एक और तरीके से इन रेसिस्टेंस को किसी भी सर्किट में यूज कर सकते हैं और वो तरीका है इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके को हम लोग बोलते हैं, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस इन पैरेलल। क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस इन पैरेलल। और यही होता है दूसरे टाइप का कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। ओके, सो अभी आपने देख लिया है कॉम्बिनेशन जो होते हैं रेसिस्टेंस के वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। सीरीज में जो होता है सारे रेसिस्टेंस एक के बाद एक कनेक्ट होते हैं, और पैरेलल जो है उसके अंदर सारे रेसिस्टेंस एक के नीचे एक कनेक्ट होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम हर कॉम्बिनेशन के साथ में करंट की वैल्यू कैसे चेंज होती है इस बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रेसिस्टेंस इन सीरीज। तो अब हम समझते हैं रेसिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं a resistor is a two-ended component having a given amount of resistance between its two end। तो यहाँ पर रसिस्टर की डेफिनेशन दी हुई है कि रसिस्टर होता क्या है। रसिस्टर एक दो एंड वाला कंपोनेंट है जिसके अंदर कुछ गिवन अमाउंट का रेसिस्टेंस होता है उसके दोनों एंड के बीच में। जैसे कि मैंने आपको रसिस्टर का फोटो दिखाया था, जैसे कि आप देख सकते हैं रसिस्टर को दो एंड है, एक एंड यहाँ पर है, एक एंड यहाँ पर है, और इन दोनों एंड के बीच में यहाँ पर इसके अंदर कुछ रेसिस्टेंस की वैल्यू होती है, ठीक है। और इसी डिवाइस को, इसी कंपोनेंट को हम कहते हैं रसिस्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सर्किट आपको दिख रहा है। इस सर्किट के अंदर टोटल 3 रसिस्टर्स है, R1, R2, R3। अब इनकी वैल्यू सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमें ये भी मेजर करना होगा। इसीलिए हमने हर रसिस्टर के साथ साथ एक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगा कर रखा हुआ है, ठीक है। ये V1 है फर्स्ट वोल्ट मीटर, ये V2 है सेकेंड वोल्ट मीटर, ये V3 है थर्ड वोल्ट मीटर। यानी कि ये C और D के बीच में कुछ तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। एक बात और बता दूं मैं कि सर्किट के अंदर से करंट एक ही अमाउंट का फ्लो होगा, बिकॉज यहाँ पर वायर का कनेक्शन एक ही से सब मिला हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा वो एक ही करंट फ्लो होगा, हमेशा सेम करंट फ्लो होगा। ये चीज को आप हमेशा याद रखना, ठीक है। अब इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। When resistors are connected one after another in single line, this arrangement is called resistance in series। जब हम रसिस्टर को एक के बाद एक कनेक्ट करते हैं सिंगल लाइन में तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस इन सीरीज। चलो ये बात समझ में आ गया। द इक्वल वैल्यू ऑफ करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू सर्किट। अब इस सर्किट के अंदर से एक ही अमाउंट का करंट फ्लो होगा आई, ठीक है। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी, और पॉइंट सी और डी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? वी। उसको हम किससे डिनोट करेंगे? वी से। द 3 रसिस्टर R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सर्किट इन सीरीज। इस सर्किट के अंदर 3 रसिस्टर कनेक्टेड है, R1, R2 एंड R3, वो भी सीरीज में। क्लियर रहेगा क्या? ओके। अब हम लोग फटाफट क्या कर लेते हैं, इसके एक्सप्रेशन को देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसके एक्सप्रेशन को। यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है जिसे मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया था आपको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं पता है, यहाँ पर जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है ना बिटवीन पॉइंट सी और डी, इसको हम पहले कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पता चलेगा? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस एक एक पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करने पर मालूम पड़ेगा, ठीक है। सो हम ऐसा बोल सकते हैं द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट सी एंड डी इज गिवन बाय V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको आपने नंबर 1 दे दिया।
फिर यहाँ पर आप ओम्स लॉ को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओम्स लॉ को यूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्मूला मिलेगा V इज इक्वल्स टू आई आर, इसको आप नंबर 2 दे दीजिए। V1 इज इक्वल्स टू आई आर वन, इसको नंबर 3 दे दीजिए। V2 इज इक्वल्स टू आई आर टू, इसको नंबर 4 दे दीजिए। V3 इज इक्वल्स टू आई आर थ्री, इसको नंबर 5 दे दीजिए। ये फॉर्मूला कैसे आया? ये फॉर्मूला आया ओम्स लॉ के थ्रू। ओम्स लॉ क्या होता है आपने पढ़ रखा है पहले ही। ओम्स लॉ इज R इज इक्वल्स टू V बाई आर, राइट। अब अगर आपको यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप इस I को जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहाँ पर भेज के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो V इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, आई आर, और इसी फॉर्मूले का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पे ओम्स लॉ का यूज़ किया है। क्या किया है मैंने, V इज इक्वल्स टू आई आर, इस फॉर्मूले का यूज़ किया है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लिखा V इज इक्वल्स टू आई आर। अब देखिए I जो है वो पूरे सर्किट में सेम रहने वाला है, पूरे सर्किट में I की वैल्यू एक ही रहेगी, ठीक है। तो I को नंबर 1 2 3 ये सब देकर मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, इसलिए मैं यहाँ पर I ही लिखूंगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे V का यूज़ किया है। V क्या है, पॉइंट C एंड D के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है। ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो रेसिस्टेंस होगा वो रेसिस्टेंस भी टोटल होगा ना। तो यहाँ पर ये जो R है ना, ये R आपका टोटल रेसिस्टेंस है। इस R को आप इफेक्टिव रेसिस्टेंस भी बोल सकते हो, ठीक है। नाउ इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने V1 इज इक्वल टू आई आर वन लिखा है, बिकॉज V1 पोटेंशियल डिफरेंस के साथ R1 का रेसिस्टेंस है। उसी तरह V2 पोटेंशियल डिफरेंस के साथ R2 का रेसिस्टेंस है, और V3 पोटेंशियल डिफरेंस के साथ R3 का रेसिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे R3 रहेगा, ओके। सो इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। आपको ये चीज़ समझा रहेगा। अब इन सभी फॉर्मूलेस को, इन्हीं सब ये जितने भी आपको यहाँ पे इक्वेशंस दिख रहे हैं, ये सारे इक्वेशन को मैं इक्वेशन वन में पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, जब मैं सारे 2 3 4 5 इन 4 इक्वेशन को वन में जब सब्सटीट्यूट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर मिलता है आई आर इज इक्वल्स टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। कैसे, ये V के जगह पे इसका फॉर्मूला आई आर मैंने यहाँ पे लिख दिया। V1 के जगह पे उसका फॉर्मूला आई आर वन यहाँ पे मैंने लिख दिया। V2 के जगह पे आई आर टू लिख दिया, और V3 की जगह पे आई आर थ्री लिख दिया। सिंपल है, ओके। ना यहाँ पे आई आर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप हर जगह से I को कॉमन ले सकते हैं। जब मैं I को यहाँ पे कॉमन ले लूँगा तो मुझे मिलेगा क्या, यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस I से इस I को कैंसिल कर सकता हूँ, है ना। तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो ये मुझे फॉर्मूला कैसे मिला, अगर मुझे यहाँ पर इफेक्टिव रेसिस्टेंस चाहिए, यानी कि टोटल रेसिस्टेंस इस सर्किट के अंदर कितना, अगर मुझे ये चाहिए तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर जितने भी रेसिस्टेंस है उन सबको सिंपली ऐड कर दूँ तो मुझे टोटल रेसिस्टेंस मिल जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर 3 रेसिस्टर था, इसलिए हमारा फॉर्मूला बना R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सोचिए यहाँ पर नंबर ऑफ बहुत सारे रेसिस्टर्स होते तो हमें क्या फॉर्मूला मिलता, तो हमें फॉर्मूला मिलता R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी रेसिस्टर है सबको ऐड करते जाओ n टाइम्स, जितने भी है सबको ऐड कर दिया। उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी टोटल रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग इफेक्टिव रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं सर इसे इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्यों बोलते हैं, इतना हार्ड नाम क्यों दे दिया है, इसे आप टोटल रेसिस्टेंस भी तो बोल सकते हो। यस, हम लोग इसे इफेक्टिव रेसिस्टेंस बोलते हैं, बिकॉज इफेक्टिव का मतलब होता है कि जो रेसिस्टेंस हमको दिखने वाला है, इस सर्किट के अंदर हमें जो रेसिस्टेंस फील होगा ना, उस रेसिस्टेंस को हम लोग टोटल रेसिस्टेंस यानी कि इफेक्टिव रेसिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। इसलिए इसका नाम इफेक्टिव रेसिस्टेंस है। तो ये जो R है ना, ये R हमें फील होने वाला है इस सर्किट के अंदर, ठीक है। ये R1 R2 R3 थोड़ी ना फील होता है, ठीक है। ये टोटल रेसिस्टेंस जो है वो हमें फील होता है। नहीं समझा, छोड़ जाने दो, आप इसे टोटल रेसिस्टेंस ही बोलो, ठीक है। सो यहाँ पे ना इन सारे एक्सप्रेशन को देखकर मुझे सबसे पहला तो ये रेसिस्टेंस का इफेक्टिव रेसिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला मालूम पड़ गया, डेट इज R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, या फिर अगर n नंबर है तो उतने उतने टाइम्स ऐड करते जाओ इसमें। अब इन सब चीज़ों से ना मैं कुछ कॉन्क्लूजन्स निकाला हूँ, वो कॉन्क्लूजन्स यहाँ पे लिखे हुए, टोटल 5 कॉन्क्लूजन है। सबसे पहला है द सेम करंट फ्लो बाय ईच रेसिस्टर। आप देखेंगे यहाँ पे हर एक रेसिस्टर से सेम अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ से भी आई अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से भी आई अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से भी आई अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और सेकंड हमारा कंक्लूजन है द इफेक्टिव रेसिस्टेंस समझे ना, टोटल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ ईच रेसिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल रेसिस्टेंस है वो हर एक रेसिस्टेंस के सम के इक्वल है, ठीक है। तो एक एक रेसिस्टेंस के सम कर दो, इन सबको ऐड कर दो तो आपको टोटल रेसिस्टेंस मिल जाएगा, कोई नई बात नहीं है। थर्ड पॉइंट है
द पोटेंशियल बिटवीन टू एक्सट्रीम। अब टू एक्सट्रीम का मतलब है ये सी और ये डी पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट सी एंड डी के बीच में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी बात कर रहा है, वो किसके इक्वल है, इज इक्वल्स टू द इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ इंडिविजुअल होगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू द सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्या ये चीज आपको क्लियर रहेगा, पक्का? ओके, नाउ आगे यहाँ पे है फोर्थ पॉइंट, द इफेक्टिव रेसिस्टेंस इज लार्जर देन ईच रेसिस्टर। यस, ये जो R1 की वैल्यू है इससे ज़्यादा ही होगा हमेशा ये R की वैल्यू, या फिर जो R2 की वैल्यू है इससे ज़्यादा ही होगा यहाँ पर ये R की वैल्यू, या फिर जो R3 की वैल्यू इससे ज़्यादा ही होगा हमेशा R की वैल्यू। मतलब ये जो R है इसकी वैल्यू हमेशा R1, R2, R3 से ज़्यादा ही होगी, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। क्या आगे देखो क्या लिखा है, फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द अरेंजमेंट इज यूज्ड टू इंक्रीज रेसिस्टेंस इन सर्किट। यानी कि ये जो अरेंजमेंट है इसका काम होता है इंक्रीज करना रेसिस्टेंस किसी भी सर्किट के अंदर। तो आपको कभी भी किसी सर्किट के अंदर से रेसिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाना है तो आप सिंपली वहां पर क्या करो, रसिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर दो। किस में कनेक्ट कर दो, सीरीज में। जैसे ही आप किसी भी रसिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो उस सर्किट के अंदर की जो रेसिस्टेंस है, टोटल रेसिस्टेंस है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस है, वो अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, उस पूरे सर्किट के अंदर से बहुत कम अमाउंट का करंट क्या होगा, फ्लो होगा। ये बात को आप हमेशा याद रखना, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रेसिस्टेंस इन सीरीज। अब इसके सेकेंड पार्ट में हम लोग रेसिस्टेंस इन पैरेलल के बारे में बात करेंगे। सो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।